मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। ईरान पर जो इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, अयातुल्लाह अली खामनेई को मार दिया, उसके बाद स्थितियां बहुत बिगड़ गई। इतनी बिगड़ गई हैं कि अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया कहां जाएगी और क्या ये युद्ध जल्दी खत्म होने वाला है। अभी 2 दिन पहले ही मैं CNBC आवाज पर था और मैंने कहा कि 1 महीने के भीतर ये युद्ध समाप्त हो सकता है। और मेरा ये मानना है, जो कुछ समझ है अपनी और जिस तरह से मैं चीज़ों को देखता हूं, तो 1 महीने में अगर ये युद्ध समाप्त हो गया तो भारत सहित दुनिया में हालात उतने नहीं बिगड़ेंगे। हालात तो बिगड़ रहे हैं, अब उनको कोई रोक नहीं सकता है, हालात तो बुरी तरह से बिगड़ रहे हैं। भारत का आपको पता ही है कि हमारा जो LNG इंपोर्ट होता है उसका 90% वो जल डमरू मध्य से ही आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे कहते हैं। कतर हमारा सबसे बड़ा, वो हम आयात करते थे उससे, वो निर्यातक था। हमने डाइवर्सिफाई बहुत किया है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, लेकिन उसके बावजूद अभी भी हमारा जो आयात है उसका 40 से 45% कतर से ही आता है। अभी कल जो भारत सरकार की तरफ से जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सुजाता, उन्होंने जो प्रेस वार्ता ली थी उसमें उन्होंने बताया कि जो है हमने जो तैयारी कर रखी है, कोई पैनिक नहीं है। अच्छा, एक तो ये तेल कंपनियों को जरा कोई समझा देता कि भैया ये जो तुम बताने लगे हो ना कि कुकर धीमी आंच पर पकाएं, कुकर में सारी चीजें पकाएं, इससे लोगों को और डर लगने लगता है। और फिलहाल अभी भारत सरकार ने बड़ी स्पष्टता के साथ 100% जो घरेलू गैस है तो 100% उसको सप्लाई बरकरार रखी। और दूसरी जो सप्लाई है जिसमें इंडस्ट्रियल है, जिसमें रेस्टोरेंट वगैरह की खबरें आपको आ रही, उसमें जरूर थोड़ी कटौती हुई है, लेकिन जो घरेलू गैस है वो 100% सप्लाई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की मुश्किल नहीं। और भारत सरकार ने स्पष्टता से बता दिया है। उसके बावजूद ये अफवाह फैलाई जा रही, और अफवाह में ये जो थोड़ा धीमे पकाओ, धीमी आंच पे पकाओ, तेज आंच पर पकाओ, इसका भी बड़ा योगदान है। आपको तथ्य के तौर पर बता देता हूं, 100% सप्लाई हाउस होल्ड, CNG ट्रांसपोर्ट और LPG प्रोडक्शन। कुछ बदमाश किस्म के लोग ये भी बता रहे हैं कि टैक्सियां भी खड़ी हो गई। जब CNG ट्रांसपोर्ट के लिए 100% सप्लाई है अभी, और अभी कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, तो ये बदमाशी करने से बचना चाहिए। फर्टिलाइजर 70% फर्टिलाइजर प्लांट्स में सप्लाई है, और जाहिर है कि जो मैं महीने भर का कह रहा हूं, मैं आगे के जो जिसको कहते हैं ना कि फसल चक्र के लिहाज से कह रहा हूं, तो अगर 1 महीने में हो गया, क्योंकि उसके बाद वो 15-20 दिन, 1 महीने उसको क्लियर होने में लगेगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स 80% ऑफ द प्रीवियस 6 मंथ एवरेज कंजम्पशन, यानी पिछले 6 महीने में जो औसत उपभोग रहा है उसका 80% सप्लाई मिलेगी। ऑयल रिफाइनरी 60%, 65% सप्लाई टू बैलेंस एसेंशियल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। एक चीज और समझिए, भारत सरकार रिफाइनर्स को उन्होंने एक तरह से कहें कि और थोड़ा तेज किया, और भारत सरकार ने जो जिसको कहते हैं ना कि जो रिफाइनरी की हमारी पोजीशन है उसको 25% प्रोडक्शन अप कर दिया है। अब जो कुछ बताया गया है, क्योंकि 70% वो क्रूड इंपोर्ट होता है अब, लेकिन वो 80%, लेकिन अब जो है, जो भारत का क्रूड इंपोर्ट है उसका 70% दूसरी जगहों से आएगा, जो जल डमरू मध्य है वहां से नहीं है। लेकिन अभी जो LPG कंजम्पशन है उसका 90%, यानी 100 अगर LPG है, 100 में 60 LPG और 60 का 90 वो आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो इंपैक्ट है। मैंने आपको बताया है कि 25% डोमेस्टिक LPG प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है, बढ़ा दिया गया। 3 मेंबर कमेटी बना दी गई है, ये आपको पता है। कुल 28 भारतीय जहाज हैं, इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स, भारतीय जहाज हैं जो फारस की खाड़ी में हैं, पर्शियन गल्फ में। और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि कैसे उसको ठीक किया जा सके, कैसे उसको बेहतर किया जा सके। अब एक जरूरी बात,
भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर सैयद अब्बास अरागची से बात हुई और उसके बाद एक खबर आ रही है कि ईरान ने इंडियन ऑयल टैंकर्स को परमिशन दे दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने जाने के लिए। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ऐसे समय में जब ईरानियन फोर्सेस ने गल्फ में ऑयल टैंकर्स पर मार दिया है, ये यूएस लिंक्ड है, ये सेफ सी विष्णु और माल्टा फ्लैग्ड जेफिरोज, उन दोनों को मार दिया है। अब अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि एकदम से उनकी कैपेबिलिटी खत्म होती जा रही, एकदम खत्म होती जा रही। यूएस सेंट्रल कमांड कह रही है द ईरानियन रिजीम इज लूजिंग एयर कैपेबिलिटी डे बाय डे। यूएस फोर्सेज आर नॉट जस्ट डिफेंडिंग अगेंस्ट ईरानियन थ्रेट्स, वी आर मेथोडिकली डिसमेंटलिंग देम। वो ये दावा कर रहे हैं। और इस सब के बीच में तेल कहां पहुंच गया? तेल पहुंच गया $101 पर बैरल के पार। और ये तो पहुंचना ही था, $101 पर बैरल के पार पहुंच गया, क्योंकि लगातार जो संकट है वो है। अब कल एक खबर ये भी आई कि जो जलडमरू मध्य में वहां उन्होंने माइंस बिछा दी है। अब माइंस बिछा दी है तो ये तो बहुत ही, जिसको कहें कि खतरनाक है। फिर आया कि बहुत सी जो माइंस थी उसको हटा भी दिया। लेकिन इस सब के बीच में हमारी मूल बात वही है कि डॉक्टर एस जयशंकर और उनके जो बीच में सैयद अब्बास अरागची के बीच में जो बातचीत हुई है, उसके बाद ईरान ने भारतीय झंडे वाले जहाज को इजाजत दे दी है। अब ये हर जगह ये खबर है, हर जगह ये खबर चल रही है, इंडियन शिप्स अलाउड टू क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पहले ये था कि किसी को भी वो छोड़ेंगे नहीं, ये पहले ईरान ने साफ साफ कहा था। लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम भारत का झंडा लगा होगा तो उसको हम अलाउ कर देंगे। ये अब्बास अरागची से बातचीत हुआ है। और वैसे भी जो क्रूड सप्लाई है वो 75% उससे बाहर हो गई। तो एक बात आप लोग स्पष्टता समझ लें कि तेल की कोई दिक्कत अभी बहुत नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारा तेजी से हम चीज़ों को कर रहे हैं, हमारा देश सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो वो सब असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये ऐसा नहीं होने वाला है। अब जरा आप सोचिए, ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ईरान जंग जीत ली है, लेकिन ये जारी रहेगी। भैया जब जीत लिया तो जारी क्यों रहेगी? इसका मतलब दुनिया को झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो, मत करो ये सब। 6 दिन में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं अमेरिका के। हालांकि रुपए से उनको क्या, उनका जो डॉलर का मसला है तो उनके लिए बहुत बड़ा नहीं है। अब ईरान ने शांति के लिए 3 शर्तें रखी। क्या शर्तें हैं? तो ईरान कह रहा है कि उनके कानूनी अधिकारों को मान्यता दी जाए, युद्ध के नुकसान की भरपाई की जाए जो आपने बम गिराए हैं, और भविष्य में हमला न होने की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी मिले। अब सोचिए, $11.3 अरब इतना खर्च किया है 6 दिन में। $5 अरब, लगभग 45,000 करोड़ रुपया तो सिर्फ गोला बारूद और इन सब पर खर्च हुए। 1700 लोगों की जान जाने की खबर है। युद्ध की विभीषिका आप सोचिए जरा, 1700 लोगों की, कमाल है। 2 मतलब जिसको कहें कि सनक में चले, खामेनेई भी ऐसे ही थे, ईरान भी वही कर रहा है और अमेरिका भी वही कर रहा है। ईरान में करीब 1300 लोग मारे गए हैं, लेबनान में 400 लोग, इराक में 6 लोग, इजराइल में 13 लोग, सऊदी अरब में 2 लोग, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। जरा सोचिए, चारों तरफ ये तबाही मची हुई है, चारों तरफ। इराकी नाव पर एक ईरान का हमला हो गया, एक भारतीय की मौत हो गई। अमेरिकी कंपनी का जहाज सेफ सी विष्णु जो मैंने बताया था, समझिए ये जो हमला हुआ है खोर जुबैर बंदरगाह के आसपास हुआ है। आत्मघाती नाव से मारा गया है। जहाज पर जो बाकी मौजूद 27 लोग थे उनको बचा लिया गया और बसरा शहर ले जाया गया। हमारे लिए संकट है, लंबी चलेगी अगर ये लड़ाई तो हम गैस कहां से लाएंगे? ये संकट बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। 28 फरवरी को ये लड़ाई हुई थी शुरू, आपको दृश्य याद होंगे, और वो तो किसी कीमत पर, मतलब उसको तो क्या कहा जाए, कलेजा मुंह को आता है, जो ईरान के गर्ल्स स्कूल पर हमला हुआ। हालांकि अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे,
लेकिन अब जो वेस्टर्न मीडिया है उसी में से लोग बता रहे हैं कि जिससे हमला हुआ वो अमेरिका ही इस्तेमाल करता है। ईरान ने भी इजराइल और अमेरिका पर ड्रोन हमले, इजराइल पर ड्रोन हमले किए, मिसाइल दागे और अमेरिका के जो बेसिस थे उनको मारा। 1 मार्च को, 2 मार्च को अमेरिका ने दावा किया कि ईरान का 50% मिसाइल स्टॉक नष्ट हो गया। 9 नेवी जहाज डूबे। B-2 बॉम्बर से भी हमला किया। 3 मार्च को खाड़ी देशों में अमेरिकी दूतावास बंद हो गया। ट्रंप बातचीत के लिए कह रहे थे कि देर हो चुकी, ईरान ने जलडमरू मध्य को बंद कर दिया 3 मार्च को। तब से ये सब शुरू हुआ है। 4 मार्च को ईरानी वॉरशिप पर हमला कर दिया, 104 नौसैनिक मारे गए। 5 मार्च को ईरान नया सुप्रीम लीडर अमेरिका के बिना नहीं चुने। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? भारत ने अली खामनेई के निधन पर शोक जताया, जो उनकी कंडोलेंस बुक रखी थी यहां एम्बेसी में। लेकिन अमेरिका कैसे तय करेगा कौन होगा भाई? इजराइल ने ईरान में 400 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका ने ईरान के वाटर प्लांट पर हमला किया। उसी दिन ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियन, उन्होंने पड़ोसी देशों से माफी मांग ली, कहा कि भाई हम आपके ऊपर नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी हो रहा है। अब मुस्तफा खामनेई वो तो और खतरनाक बताए जाते हैं। ईरान के ऑयल स्टोरेज पर हमला हो गया। मुस्तफा खामनेई के भी घायल होने की खबर आई, लेकिन ठीक है वो। कच्चा तेल तो आप पता ही है, $100-101 पहुंच जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान की 7 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को शरण दी हुई है। वही जिन्होंने इस्लामिक वाला जो उनका जो राष्ट्रगीत था वो नहीं गाया था। और वही जलडमरू मध्य से भारत आ रहा था कल, जिस पर हमला हुआ थाईलैंड का कार्गो जहाज। सोचिए, चारों तरफ तबाही है। और ईरान कह रहा है कि $200 पर बैरल के लिए तैयार रहिए, अभी तो बहुत कुछ होना है। यूएनएससी में निंदा प्रस्ताव भी आया तो बड़ा विचित्र, वो सिर्फ ईरान के खिलाफ आया। क्यों सबके खिलाफ नहीं आया? अमेरिका और इजराइल को भी तो करना पड़ेगा। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपना वीटो अधिकार नहीं इस्तेमाल किया प्रस्ताव को रोकने के लिए। समझ लीजिए, भारत उस प्रस्ताव के साथ है। बुरा हाल है चारों तरफ, बहुत बुरा हाल है। इसको आप समझिए। जिस तरह से बुरा हाल है ये समझना बहुत जरूरी है। और चूंकि जब हम कहते हैं किसी चीज को ना, तो मतलब ये नहीं हो सकता ना कि कोई एक बात कह दी जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता है। एक बात तो नहीं कही जा सकती। जो सही बात है वो कहनी पड़ेगी। इसको समझिए आप। जो सच है उसको कहना पड़ेगा। अब जरा सोचिए क्या क्या हो रहा है। जीपीएस जैमिंग अपनाई जा रही है। युद्ध मतलब कहां कहां तक पहुंच गया है। जीपीएस जैमिंग, एक सिग्नल भेजकर, रेडियो सिग्नल भेजकर असली जीपीएस सिग्नल को दबा दिया जाता है, तेज रेडियो सिग्नल भेजकर। इससे जहाज, विमान, ड्रोन, मोबाइल की लोकेशन सब गलत दिखाने लगती है। लड़ाई के लिए ये सब होता है। और आप अगर समझिए, समझ ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये सब कुछ भी हो रहा है। और तेल टैंकर कोई ऐसा तो है नहीं, छोटा सा जहाज है। लगभग 300 मीटर लंबे होते हैं और लाखों टन वजन इस पर होता है। मोड़ना है या रोकना है तो कई किलोमीटर आगे जाके घूमना पड़ता है। अब सोचिए, अगर ये सब होगा तो ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। अब इस पर जो शक किया जा रहा है कि ईरान ये कर रहा है, जीपीएस जैमिंग कर दे रहा है, इससे मतलब दूसरी चीजें कई लोग कह रहे हैं अमेरिका भी कर सकता है। तो अब ये कुल मिला के ये भी एक है। सोचिए किस किस तरह की तकनीक की लड़ाई चल रही है। खतरनाक है ये। और ये सब हो क्या रहा है? ये सब हो रहा है जो स्थितियां हैं कि 2 देश, 2 अपने आप को जो कहते हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच का झगड़ा। हालांकि क्रिश्चियनिटी इस्लाम का होता तो फिर गल्फ कंट्रीज तो सारी की सारी मुस्लिम ही हैं, वो क्यों लड़ती है? लेकिन वो भी तो लड़ रही। तो चारों तरफ हाहाकार है। अब 40 करोड़ बैरल रिजर्व से जारी किया है जो आईईए। अभी तक भारत ने कहा था कि हम नहीं देंगे अपने रिजर्व में से, लेकिन वो कह रहा है ठीक है हम भी देंगे। आगे शायद उसको लगता हो क्या करना हो। स्थिति बड़ी खराब है। हमारा रुपया खैर गिर ही रहा था डॉलर के मुकाबले, वो 92 हो गया, रिकॉर्ड निचले स्तर पर चला गया। स्टॉक मार्केट्स में एक दिन में $2.1 ट्रिलियन स्वाहा हो गया। 12 दिन हो गए युद्ध के। अभी तक लग रहा था कुछ तो रास्ता निकलेगा, निकलता नहीं दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इसको सीमित युद्ध बता रहे हैं। उनके लिए सीमित युद्ध हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए तो सीमित युद्ध नहीं है ना। पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है, कोई एक देश नहीं, पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। और ऐसे में जो मतलब दुबई एयरपोर्ट का एक
डिपार्चर का वीडियो आया था, लग रहा था जैसे हर कोई भागना चाह रहा है दुबई छोड़ के। ऐसे हालात हो गए, हर कोई दुबई छोड़कर भागना चाह रहा है, चारों तरफ हमले चल रहे हैं। 3 जहाज पर एक दिन में हमला कर दिया ईरान ने। थाईलैंड का जहाज मयूरी नारी, जापान का कंटेनर वन मैजेस्टी और मार्शल आइलैंड का जहाज स्टार ग्विनेथ। मैंने और आपको बताया ही। बड़ी विचित्र सी स्थिति हो गई है। दुनिया जो कर रही वो करेगी। ओपेक कह रहा है कि हम बढ़ा देंगे प्रोडक्शन, लेकिन उसके बावजूद ये सब हो पाएगा क्या? उधर इजराइल हिजबुल्लाह को निपटाने में लगा। वो सब अपना अपना चाहते हैं कि अपना हिस्सा पूरा हो जाए। भारत सरकार अपने नागरिकों को लेकर बहुत सचेत है, सतर्क है। इसके बीच में भारत ने रशिया से तेल तेजी में खरीदना शुरू कर दिया। 45% अधिक खरीद लिया है मार्च में। 60 लाख बैरल रिलायंस ने खरीद लिया है, दूसरे ने भी खरीद लिया है। लेकिन ये सब कोशिशें चलेगी, लेकिन अगर युद्ध चलता रहेगा तब तो हालात बड़े खराब होंगे। और हमारे लिए संकट इसलिए है कि हम इन सब के बावजूद ठीक स्थिति में चल रहे थे, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि कैसे इसको संभाला जा सकेगा। भारत उसकी अपनी तैयारी कर रहा है। और ये जो एलएनजी कार्गो है ना, ये रॉयटर्स की खबर में बता रहा हूं, इंडिया गेल बाइज ओमान एलएनजी कार्गो सोर्सेस से। ये ओमान का एलएनजी कार्गो था, समुद्र में था, इसको भारत ने खरीद लिया है। ये फिक्स प्राइस $17 to $20 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो बीटीयू कहा जाता है ना, वो। ये द कार्गो लोडेड ऑन द वेसल ओरियन ह्यूगो चार्टर्ड बाय शेल is scheduled to arrive in India around March 15, केपलर डेटा शोज। इसका सीधा सा मतलब भारत सरकार अपनी हर कोशिश तेजी में कर रही, क्योंकि उसको पता है कि ये संकट बड़ा है, ये सामान्य नहीं है, ये आसानी से नहीं हो पाएगा। ये जिस स्थिति में पहुंच गया है, अब उम्मीद हम करते हैं कि युद्ध जल्दी खत्म हो। युद्ध की विभीषिका के जो दूसरी चीज है, दूसरे परिणाम है, वो भी बहुत साफ साफ दिखने लगे। चारों तरफ युद्ध की विभीषिका के परिणाम दिखने लगे। मिडिल ईस्ट वॉर कॉस्ट रीजनल टूरिज्म इंडस्ट्री $600 million a day, $600 million a day। ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। कतर ने कंडेम किया है ईरानी अटैक को, जो सलालाह पोर्ट पर सल्तनत ऑफ ओमान पर किया गया। ये बड़ा विचित्र सा है। इसके बीच में देख रहा हूं जोमेटो, स्विगी एटसेट्रा टू पे ₹10,000 इमीडिएट रिलीफ पर अफेक्टेड वर्कर, 3 month मोरेटोरियम ऑन आईडी डीएक्टिवेशंस, मिनिमम डेली इंसेंटिव्स, फुल गिग वर्कर कवरेज अंडर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, 24/7 बना दिया। अब जरा आप सोचिए, पिछले कुछ दिनों से भारत के भी अलग अलग शहरों में धुंध है। भारत बड़ी मुश्किल चीजें ठीक कर रहा है, हवा ठीक कर रहा है, लेकिन कुछ कैसे होगा? ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। आफ्टर एयर स्ट्राइक्स ऑन ऑयल फैसिलिटीज, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज वार्निंग दैट ब्लैक रेन पोजेज ए रेस्पिरेटरी हेल्थ रिस्क इन ईरान। अब वो कह रहे हैं भले ईरान में, लेकिन वो सिर्फ ईरान नहीं है, वो दुनिया भर में उसका असर आएगा। और अमेरिका कोई बहुत अच्छा थोड़ी नहीं कर पा रहा है। पेशावर में उसको अपना कॉन्सुलेट बंद करना पड़ा है। अब इस सब के बीच में बेईमानियां भी हो रही हैं। कोई सिलेंडर बचाए हुआ है, कहीं से बस्ती से एक खबर आई, लोग ले लेके भाग रहे हैं। अभी ये झांसी से खबर है कि 524 गैस सिलेंडर की चोरी पकड़ी गई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एजेंसी मालिक समेत 7 को दबोचा। पुलिस को रखवाली करनी पड़ रही। जरा आप सोचिए क्या हाल हो गए। इसीलिए मुझे लगा कि थोड़ा जो डिटेल्स है वो मैं आपको बताऊं। अच्छा, ये अभी 59 मिनट पहले फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। 3 more vessels were stuck in the Gulf as attacks on shipping and infrastructure rattled markets। समझिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें सुधरे, क्योंकि उसके बिना कोई रास्ता नहीं होने वाला है। सुधर जाएगा तभी हो पाएगा कुछ। और ये इसमें भारत सरकार ने अपनी तैयारी पूरी की, लेकिन ये पूरी तरह से एक्सटर्नल फोर्सेज पे है। इसमें भारत सरकार भी बहुत कुछ कर पाएगी ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि स्थिति नियंत्रण में रहेगी।
हम जिस रफ्तार में जा रहे हैं, जिन चीज़ों में जा रहे हैं, हम तो सीधे कहीं ना ही इन्वॉल्व हों और ऐसे दूसरी जगह भी चलता रहेगा तो संकट होता है। दुनिया को ये भी जरा सोचना पड़ेगा कि जड़ डमरू मध्य का विकल्प खोजना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने जो काम किया है, जो वेपनाइज किया है उसको, वो खतरनाक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद। मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। राजनीतिक हलचल इतनी है, दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं, लेकिन सबके बाद या कहें कि सबसे पहले अंत में मैटर वही करता है कि आपकी पॉकेट कितनी भरी हुई है, कितनी मजबूत है, आपकी परचेजिंग पावर कितनी मजबूत है, या उसको और यूं कहें तो देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, उसके आधार पर तय होगा कि ये जो दुनिया भर में अनिश्चितता है, राजनीतिक जो चीजें हैं, उन सब से भारत कैसे आगे निकलेगा। और इसीलिए मैं कितनी भी राजनीतिक हलचल चलती हो, कितनी भी मारामारी चलती हो, एक बात का मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखता हूं। अर्थशास्त्र का विद्यार्थी भी हूं, तो इस नाते से वो मेरी रुचि का विषय है। अब लंबे समय से भारत को चाइना +1 यानी चीन एक अर्थव्यवस्था है, सप्लाई चेन के तौर पर दुनिया का ग्लोबल हब है, उसके विकल्प के तौर पर भारत हो सकता है क्या? अभी जब ट्रंप अपने बड़बोलेपन में, अपनी सनक में, लगातार अपने निर्णयों में ऐसा कुछ कर रहे थे, लगातार अभी भी करते हैं, कोई रुकने वाले नहीं, जिससे भारत की स्थिति असहज होती। तो वहां के जो एक्सपर्ट थे वो बार बार कहते थे कि भारत के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। अमेरिकी एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि वही अकेला है जो चाइनीज थ्रेट को थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकता है, रोक सकता है, और वो बार बार ये कहते थे। अब जाहिर है कि इस सब के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप तो अपने अंदाज में चल रहे हैं। ईरान पर जिस तरह से हमला किया है, और खामनेई का या खामनेई जैसा कोई भी शासन होगा तो उसका मैं घनघोर विरोधी हूं, लेकिन ट्रंप भी जो कर रहे हैं वो कोई भला काम नहीं कर रहे। ऐसे युद्ध में, ये युद्ध तो मानवता विरोधी होते ही हैं, हजारों लोगों की जान जा चुकी है, पता नहीं कितना नुकसान हो चुका है, तबाही ही तबाही है। अब इस सब के बीच में मैं ये खबर मैंने देखी तो मुझे लगा इसकी बात करनी चाहिए। अभी जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं वहां के अमेरिका के, उन्होंने जो कहा कि हम भारत को वो अवसर नहीं दे सकते जो हमने 2 दशक पहले चीन को दिया। तो वो अवसर क्या था? वो अवसर ये था कि उनके यहाँ सामान बनने लगे, तो उससे जुड़ी कई कई चीजें तैयार होने लगी, और चाइना एक ऐसी जगह पर खड़ा हो गया जहां अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी। अभी भी चाइना की डिपेंडेंसी अमेरिका पर है, अमेरिका की डिपेंडेंसी चाइना पर है। हम उस स्थिति में नहीं हो पाए, अब धीरे धीरे हो रहे हैं। अभी एक नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मैंने देखा, नाइट फ्रैंक इंडिया, ये इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, तो उनकी एक ये रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट कह रही है कि इंडियाज इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग मार्केट रिकॉर्डेड 72.5 मिलियन स्क्वायर फीट एब्जॉर्प्शन इन द ईयर गॉन बाई, मार्किंग ए 29% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। यानी ये कह रहे हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र में जो वेयर हाउस है, गोदाम है, भंडारण क्षमता है, 72.5 मिलियन, यानी मिलियन मतलब 10 लाख हो गया, वर्ग फुट। आप जरा सोचिए, ये इतनी डिमांड रही है। और अगर वैसे ये देखें तो 29% की ग्रोथ है। कोविड के बाद, चाइनीज वायरस के बाद ये सबसे बड़ी ग्रोथ है। अब इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये डिमांड बढ़ी कैसे, ये जो मांग है गोदामों की बढ़ी कैसे। तो ये बढ़ी ऐसे है कि जो मैन्युफैक्चरिंग वो उन लोगों ने किया है, और उसके अलावा जो कहते हैं ना कि भारत में जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, भारत में जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, तो उन सब को इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन मूल रूप से क्या है? तो मूल रूप से है मेक इन इंडिया और PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। यानी जिस आत्मनिर्भर भारत
और उत्पादन के आधार पर सरकार की तरफ से सहूलियत देने की जो योजना थी वो अब काम करना शुरू कर गई। अब देखिए इसमें लिखा हुआ मैन्युफैक्चरिंग ऑक्यूपायर्स ड्रोव डिमांड कंट्रीब्यूटिंग 47% ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। कई बार हम कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं बढ़ेगा तो काम कैसे चलेगा। अब उसका असर दिखने लगा है। डिमांड ऑल्सो सपोर्टेड बाई 3PL प्लेयर्स एंड रिकवरिंग ई कॉमर्स सेक्टर, यानी उसमें भी उनकी भूमिका है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा साफ है कि भारत जो चाइना +1 वाली भूमिका चाह रहा था वो चाइना +1 वाली भूमिका होती हुई दिख रही। भारत उस जगह पर खड़ा है। हमारे यहाँ वेयर हाउसिंग तो पहले सीरियस थी ही नहीं, हल्के फुल्के गोदाम बनते थे, कुछ कुछ हो जाए। अच्छा, इनका सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, इनका तो सब में रोल है। हालांकि सबके गोदाम अलग अलग होते हैं, वेयर हाउसिंग भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अलग होगी, नट बोल्ट की अलग होगी, कारों की अलग होगी, टीवी की अलग होगी, एसी की अलग होगी, और सब्जी, फल, चावल, गेहूं, इन सब की अलग होगी, फूड ग्रेन्स की अलग होगी, अलग अलग तरीके से। लेकिन ये वाली भी वेयर हाउसिंग ये बढ़ रही है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जिस चाइना +1 की तरफ दुनिया देख रही थी, भारत अब उस चाइना +1 उसमें आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो हर जो घटना है उसके बीच में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आती हैं, तो ये आपके ध्यान में रहे, ये आपकी जानकारी। जैसे राजनीति आपको घटनाक्रम ध्यान में रहता है तो सब समझ में आता है कब क्या हो रहा है, वैसे ही आर्थिक लिहाज से भी आपको ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। जो अमेरिका डर रहा है कि चाइना की तरह भारत भी ना उनका लाभ उठा ले, तो लाभ तो उठाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।